हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो टीआईएफआर का जो इस साल एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन्स के लिए, दैट इज़ जीएस 2021। तो उसमें मेरा जो है एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो चुका था और मेरा टीआईएफआर मुंबई और टीआईएफआर हैदराबाद दोनों में ही वो इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरा जो आंसर शीट है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने टोटल 26 क्वेश्चंस का आंसर किया था और आंसर ऑफिशियल आंसर के आने के बाद मैंने जब उसको चेक किया तो मैंने देखा कि मेरे 6 क्वेश्चंस जो है वो गलत हुए थे और बाकी के 20 में से 19 क्वेश्चंस का तो कोई मतलब आंसर सही था और एक का ऑफिशियल आंसर की में कोई आंसर नहीं था। तो जितने मेरे क्वेश्चन सही हुए थे वो मैं आप लोगों को बाद में सॉल्व करके किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। इस वाले क्वेश्चन में मैं बस अपना जो आंसर शीट है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है इसका और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका जो एरिया है इसका रेशियो निकाल के बताना है। तो उसमें मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो है ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो हमको यहाँ पे जो ये दो मॉलिक्यूल्स दिया गया है इसमें हमको जो मतलब इन दोनों का जो स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप है वो बताना है। और इसमें मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ एनांशियोमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको बताना है तो क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द रिएक्शन कंडीशन फॉर द फॉलोइंग सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिया गया है इसको करने के लिए हमको कौन सी कंडीशन की नीड होगी वो हमको बताना है। और इसमें मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, an isomer of the complex COEN whole 2 H2O Cl2Br on reaction with concentrated H2SO4 within bracket dehydrating agent suffers loss in weight and on reaction with AgNO3 solution gives a white precipitate which is soluble in NH3 within bracket aqueous. The correct formula of the complex is। तो यहाँ पे हमको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है COEN होल 2 H2O Cl2Br। और ये जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो हमको एक वो इसका वेट में एक लॉस जो है ऑब्जर्व होता है। और ये जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो फिर एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो हमको बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में कैसा है। तो मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो है ऑप्शन 4, दैट इज़ CO within coordination sphere COBr ClEn whole 2 and outside the coordination sphere is Cl.H2O। उसके बाद क्वेश्चन नंबर question number 10, predict the order of the reactivity of the organometallic compounds MEtICl3 towards the following sets of ligands NMe3 PMe3 SMe2। तो हमको इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि ये जो MEtICl3 कॉम्प्लेक्स है ये इसका जो रिएक्टिविटी होगा NMe3 PMe3 और SMe2 के साथ, तो उसका जो ऑर्डर है वो हमको बताना है कि मतलब किसके साथ फास्ट करेगा और किसके साथ स्लो करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन 3, दैट इज़ NMe3 ग्रेटर देन PMe3 ग्रेटर देन SMe2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, you are given an unknown organic compound X in the laboratory. The compound within bracket molecular weight less than 100 gram per mole has the following properties: 1. White crystalline volatile solid. 2. Reacts with aqueous ferric chloride to afford a violet blue organometallic complex. What product will be obtained if X is reacted with carbon dioxide under basic conditions under 100 atm pressure at 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमको एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स दिया गया है जिसका मॉलिकुलर वेट है लेस देन 100 ग्राम पर मोल। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है ये वाइट क्रिस्टलाइन वोलाटाइल सॉलिड है और ये जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वायलेट ब्लू ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स हमको मिलता है।
तो हमको बताना है कि एक कंपाउंड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेसिक कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है दैट इज़ ऑप्शन 1। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, a molecule has two isomers A and B. When pure A is prepared at the initial time, there is an exponential decay of the isomer A and concomitant rise of the B form. The time constant for the decay is 100 minutes. After a long time, we find 50% of A form and 50% of B form. After equilibrium is reached, we follow one molecule of the B form for one whole day. Which of the following will we likely observe? तो हमको यहाँ पे बताया गया कि दो आइसोमर है ए और बी। हमने पी और ए आइसोमर लिया था जब हमने शुरू किया था, तो उसके बाद हमने देखा कि इसमें मतलब ये जो ए आइसोमर है ये एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है, और उसका जो दूसरा आइसोमर है आइसोमर बी उसका कॉन्सेंट्रेशन में राइज हो रहा है। तो यहाँ पे डिके कांस्टेंट है 100 मिनट्स, और बहुत टाइम बाद हमने जब इसको ऑब्जर्व किया तो हमको 50% ए मिला मिक्सचर में और 50% बी मिला। और इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद हमने बी मॉलिक्यूल मतलब बी जो फॉर्म है उसको हमने एक पूरा दिन तक उसको ऑब्जर्व किया, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि मतलब बी फॉर्म कैसा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है सी, दैट इज़ देयर इज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द मॉलिक्यूल आइदर इन द ए फॉर्म और इन द बी फॉर्म। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन An instrument measures the position of two independent atoms with respect to origin along a line as 20 plus minus 3 angstrom and 40 plus minus 4 angstrom. The distance between the two atoms on the line is। तो हमको यहाँ पे मतलब दो इंडिपेंडेंट एटम्स है जो कि एक लाइन में है, और उनका डिस्टेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक का है 20 प्लस माइनस 3 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का है 40 प्लस माइनस 4 एंगस्ट्रॉम। तो हमको इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया था, लेकिन ये वाला एक्चुअली मेरा गलत हुआ था। वहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, तो हाँ, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, कंसिडर द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ sides 10 centimeter and 5 centimeter. If the uncertainty in the measurement of the length of the sides is 1 millimeter, what is the resulting uncertainty in area? Assume errors are uncorrelated। तो यहाँ पे एक मतलब रेक्टेंगल है जिसका साइड्स है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसका एरिया जो है वो मेजर करना है, और इसके जो साइड्स के मेजरमेंट में जो अनसर्टिनिटी है वो है 1 मिलीमीटर। तो फिर एरिया जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे उसमें कितना अनसर्टिनिटी होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो है 1, दैट इज़ 2 मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये वाला ही मेरा गलत हुआ था। करेक्ट ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 111 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन 16, द हाइपरबोलिक फंक्शंस साइन एच एक्स एंड कॉस एच एक्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो दो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द प्लॉट्स बिटवीन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द अबव फंक्शन। तो हमको यहाँ पे ये दो फंक्शन दिया गया है और इसका जो कोरिस्पोंडिंग ग्राफ से उनको प्लॉट किया गया है, और हमको बताना है कि कौन सा वाला है जो सही होगा। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था दैट इज़ ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, formation of C from A is theoretically expected to obey the following kinetic scheme. An experimentalist wants to verify the above scheme but can observe and measure the concentration of only A or C. Is it possible that under certain conditions the measurements of A or C as function of time would lead the experimenter to conclude that the kinetic scheme is as given below and the species B is absent? तो हमको यहाँ पे बताया गया है कि सी जो है वो ए से फॉर्म हो रहा है और उसके लिए एक स्कीम दिया गया है जहाँ पे
जो है उसको मतलब ए से पहले बी बन रहा है, उसके बाद सी बन रहा है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटली जब इसको ऑब्जर्व करने गया तो उसको बस मतलब उसको ए मिला और सी मिला, लेकिन उसको बी नहीं मिला। तो क्या क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि मतलब कोई ऐसा रिएक्शन स्कीम का पॉसिबल है जहाँ पे हमको बस ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ही मिले एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और बी जो है वो एब्सेंट हो जाए? तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ येस इफ़ बी अटेन्स एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द करेक्ट सी एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? तो यहाँ पे हमको 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और हमको बताना है कि सी एच बॉन्ड डिसोसिएट करने, सी एच बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का चाहिए होगी उसका जो ऑर्डर है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था दैट इज़ ऑप्शन 4, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, the change of entropy delta S for an isothermal expansion from V1 dash to V2 dash for a gas that obeys the equation of state P into V minus V equals to RT is given by। तो हमको यहाँ पे एक गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो दिया गया है P इंटू वी माइनस वी इक्वल्स टू आर टी, और हमको इस गैस का आइसोथर्मल अगर एक्सपांशन किया जाए तो उसमें जो एंट्रोपी का चेंज है वो कितना होगा ये बताना है। और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है दैट इज़ ऑप्शन 1, डेल्टा एस इक्वल्स टू आर इंटू एल एन वी टू डैश माइनस वी बाई वी वन डैश माइनस बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग्स द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स हैज़ द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी? तो फॉलोइंग में से कौन से वाले मेटल कार्बोनिल में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हमको बताना है। और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है दैट इज़ सी, वी सी ओ होल 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन में बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया दैट इज़ नो रिएक्शन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए टीआईएफआर की तरफ से कोई मतलब आंसर उन लोगों ने दिया नहीं है, ऑफिशियल जो आंसर की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ गोल्ड इन द बिलो कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ पे गोल्ड का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो हमको बताना है। और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है दैट इज़ सी, दैट इज़ गोल्ड का ऑक्सीडेशन दैट इज़ 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए फॉर इट्स वेव फंक्शन साई एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन एन पाई एक्स बाई 2l where n is equals to 1 2 3 is given by। तो यहाँ पे एक 1e बॉक्स है, उसका जो लेंथ है वो है 2l और उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है a, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो है साई एक्स टी इक्वल्स टू a इंटू साइन एन पाई एक्स बाई 2l। और यहाँ पे हमको a जो है वो बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है कोई ऑप्शन ए, दैट इज़ ए इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1/l। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, रैंक द ऑर्गेनिक एमीन्स शोन बिलो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीके वैल्यूज। तो यहाँ पे जो 4 एमीन कॉम्प्लेक्स एमीन दिया गया है हमको, उनका उसका जो पीके वैल्यूज है उसका हमको ऑर्डर में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन 3, लेकिन ये वाला मेरा एक्चुअली गलत हुआ है, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द एडिशन ऑफ HCl टू 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन गिव्स द सेम प्रोडक्ट, रेट ऑफ 1 ब्यूटेन रिएक्शन इज फास्टर ड्यू टू। तो यहाँ के साथ HCl का रिएक्शन करवाया गया है और हमको सेम प्रोडक्ट जो है वो रिसीव होता है, लेकिन जो 1 ब्यूटेन का रेट है रिएक्शन का वो फास्ट है। तो क्यों है ये बताना है। और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन नंबर 2,
that is 1 butane is energetically higher than 2 butane. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, प्रेडिक्ट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा वो हमको बताना है। और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद evaluate delta H by delta P at constant temperature for a gas whose equation of state is Z equals to PV by RT equals to 1 plus BT P by RT, where BT is the function of temperature। तो यहाँ पे एक गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया गया है और हमको डेल्टा एच बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन नंबर 2, बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, चार्ज पोलराइजेशन ऑफ CF बॉन्ड इज मच लार्जर कंपेयर टू CBr बॉन्ड। Which of the following statements of the dipole moments of CH3Br and CH3F is true? तो CF बॉन्ड का जो चार्ज पोलराइजेशन है वो CBr बॉन्ड के कंपेरेटिवली लार्जर है। तो हमको बताना है कि CH3Br और CH3F के डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग कुछ जो स्टेटमेंट्स दिए गए उसमें से कौन सा वाला सही है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है दैट इज ऑप्शन 2, द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन CH3Br। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में आंसर आया है द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ CH3F एंड CH3Br आर सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन हमको गिवन है उसमें जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो हमको बताना है। और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द लाइफ टाइम टाउ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वुड बी द फॉलोइंग। और यहाँ पे कुछ जो प्रोसेसेस है फ्लोरोसेंस, थर्मल डी एक्साइटेशन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फोटो ब्लीचिंग एंड क्वेंचिंग, उन सब के लिए जो लाइफ टाइम है इंडिविजुअली वो बताया गया है। इन रियलिटी ऑल ऑफ दिस हैपन टुगेदर, what are the observed lifetime and the fluorescence quantum efficiency respectively। तो ऑब्जर्व ये सारा जो प्रोसेस दिया गया है फ्लोरोसेंस, थर्मल एक्साइटेशन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फोटो ब्लीचिंग, क्वेंचिंग, सब कुछ एक साथ ही होता है। तो हमको बताना है कि फ्लोरोसेंस क्वांटम एफिशिएंसी और ऑब्जर्व लाइफ टाइम वो कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1.25 नैनोसेकेंड इज ऑब्जर्व लाइफ टाइम एंड फ्लोरोसेंस क्वांटम एफिशिएंसी 0.25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, during the electrolysis of aqueous KCl solution using inert electrodes, gaseous hydrogen is evolved at one electrode and gaseous chlorine at the other electrode. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे KCl का जो एक्वा सोल्यूशन है तो उसको हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। तो एक इलेक्ट्रोड में हमको गैसियस हाइड्रोजन मिला और एक इलेक्ट्रोड में हमको गैसियस क्लोरीन मिला। तो हमको बताना है फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स दी गए उसमें से कौन सा वाला सही है। और मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है ऑप्शन नंबर 3, द सॉल्यूशन अराउंड द कैथोड बिकम्स बेसिक एज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 था। ओके, तो ये वाला था आंसर नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैंने सारा कुछ जो अटेम्प्ट किया था वो मैंने दिखा दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे इसमें से 20 क्वेश्चंस नहीं सॉरी 19 क्वेश्चंस जो है वो सही हुए हैं और 6 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो इस वाले क्वेश्चन मैंने बस आंसर शीट ही शेयर किया है और मैं एक दूसरा वाला वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैंने जो क्वेश्चंस सही किया था उनका जो आंसर है वो मैं आप लोगों को मतलब कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय।